ऐसे ही कुछ और भी दूसरी व्यवस्थाएं जो अंग्रेजों के जमाने की हैं जिनको रद्द कराना पड़ेगा। जैसे मैं एक और कहता हूं कि हिंदुस्तान के समाज में आज सबसे ज्यादा अन्याय है क्योंकि हमारी न्याय व्यवस्था ठीक नहीं है। हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो बर्बाद है, इसलिए न्याय नहीं है इस समाज में। ये हमारे जुडिशियल सिस्टम की ही बलिहारी है कि बड़ा बड़ा करप्शन करने वालों को भी जमानत मिल जाती है और 100, 200, 500 रुपए की घूस लेने वालों को जेल के अंदर कर दिया जाता है। जो 960 करोड़ रुपए का घोटाला करते हैं उनको जमानत मिलती है और जो बेचारा 150 रुपए का घोटाला करे उसको जेल के अंदर कर देते हैं। आपका जुडिशियल सिस्टम ठीक नहीं है। हिंदुस्तान में इतने करोड़ों के घोटाले हुए हैं पिछले 7-8 साल में, 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं पिछले 7 साल में। रिकॉर्ड कायम हुआ है, कभी नहीं हुआ जो रिकॉर्ड, वो अब कायम हुआ है। और 70,000 करोड़ के घोटाले करने वाले लोग जिंदा हैं, उनमें से सब नहीं मरे हैं, 2-1 मर गए हैं, बाकी सब जिंदा हैं, लेकिन उनको जेल नहीं हो रही है। सब छूटे हुए इधर उधर घूम रहे हैं और उनमें से कई लोग तो शायद इस बार इलेक्शन की तैयारी भी कर रहे हैं। तो आपकी कानून व्यवस्था लचर है, आपकी न्याय पद्धति बेकार है, जिसमें बड़े बड़े करप्शन करने वालों को खुली छूट है, माने बड़े बड़े मगरमच्छों को खुली छूट है, छोटी छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए जाल बिछा के बैठे हुए। तो ये न्याय की पद्धति ठीक नहीं है क्योंकि ये अन्याय करती है। और ये न्याय की पद्धति ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि अंग्रेजों ने इसको कायम किया है। आपको मालूम नहीं है, अंग्रेजों के ऑफिसर्स थे वो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा करप्शन करते थे। अंग्रेजों के ऑफिसर सबसे ज्यादा करप्शन करते थे और अंग्रेजों के ऑफिसर सबसे ज्यादा करप्शन करते थे तो उस करप्शन में से छूटने के लिए भी वो रास्ते बना के रखते थे। तो हर किए हुए करप्शन में से छूटने का रास्ता बनाकर रखने के लिए कानून ऐसे लचर बनाते थे जो हर एक को छोड़ने का रास्ता देता था। एक सबसे करप्ट ऑफिसर था अंग्रेजों का रॉबर्ट क्लाइव, उसको कभी कोई सजा नहीं हुई क्योंकि कानून इस तरह के बनाए थे। एक और करप्ट ऑफिसर था वॉरेन हेस्टिंग्स, उसको कभी सजा नहीं हुई। और करप्ट होने के साथ साथ बहुत अत्याचारी पुलिस ऑफिसर था डायर, उसको कभी सजा नहीं हुई। करप्ट होने के साथ साथ अत्याचारी पुलिस ऑफिसर था सैंडर्स, उसको कभी सजा नहीं हुई। तो क्यों नहीं हुई? क्योंकि कानून ऐसे लचर थे। हर एक ऑफिसर अंग्रेजों का छूट जाता था, कभी भी उस कानून के चक्कर में नहीं आता था। बेचारे सीधे साधे हिंदुस्तानी उसमें मारे जाते थे क्योंकि न्याय व्यवस्था ऐसी बनाई थी। और मैकॉले ने बनाया था इस देश में आईपीसी का कानून, जिसके आधार पर चलता है हिंदुस्तान का न्यायालय। इंडियन पीनल कोड मैकॉले का बनाया हुआ है। और मैकॉले जब इस कानून को बना रहा था तो अक्सर एक बात कहा करता था वो कि मैं हिंदुस्तान में एक ऐसी व्यवस्था लागू करने जा रहा हूं जिसके लागू होने के बाद हिंदुस्तानी लोगों को कभी न्याय नहीं मिलेगा। वो खुद कहता था इस बात। तो क्या होगा? हिंदुस्तान के लोग मुकदमे दर मुकदमे लड़ते रहेंगे लेकिन कभी न्याय नहीं मिलेगा किसी को। मुकदमों के फैसले होते रहेंगे लेकिन न्याय कभी किसी को नहीं मिलेगा। और वो कितना कुटिल आदमी था, वो कहा करता था कि जिस समाज में लोगों को न्याय मिलना बंद हो जाता है वो समाज खंड खंड टूट जाता है। अन्याय जब ज्यादा बढ़ता है किसी समाज में, वही समाज सबसे जल्दी टूटता है। तो वो कहता था कि अन्याय जितना बढ़े अंग्रेजों को उतना ही अच्छा। इसके लिए उसने बनाया था आईपीसी, बनाया था सीआरपीसी, बनाया था सीपीसी, और वही इस देश में चल रहा है आजादी के 50 साल के बाद भी। मेरे कुछ दोस्त हैं जो अक्सर मुझको कहा करते थे कि अगर अंग्रेज नहीं आए होते तो हिंदुस्तान में कभी न्याय नहीं मिलता। अभी भी ऐसी गुलामी है दिमाग में बैठी हुई कि जो कहते हैं कि अगर अंग्रेज नहीं आए होते तो कभी न्याय नहीं मिलता। वो शरीर से दिखने में हिंदुस्तानी है, आत्मा सबकी अंग्रेजों वाली है। गलती से वो हिंदुस्तान में पैदा हो गई हैं, हाँ, नहीं तो वो सब यही कामना करते होंगे कि हम पैदा होते इंग्लैंड में या अमेरिका में या यूरोप में। गलती से भगवान ने उनको यहां भेज दिया क्योंकि अंग्रेजों का गुणगान करने में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो ऐसे लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि अगर अंग्रेज नहीं आए होते तो हिंदुस्तान में न्याय नहीं मिलता कभी भी। तो मैं उन लोगों का जवाब देने के लिए अक्सर एक घटना सुनाता हूं छोटी सी, कि जब अंग्रेज नहीं आए थे, अंग्रेजों की न्याय पद्धति नहीं थी इस देश में, तो कैसा न्याय मिलता था हिंदुस्तान के लोगों को। और जब अंग्रेज आए
तो कौन सा अन्याय हो रहा है लोगों के ऊपर? हमारे देश में जब अंग्रेज नहीं आए थे तो बहुत बड़े बड़े न्यायप्रिय राजा हुए हैं। सबसे ज्यादा न्यायप्रिय राजा माना जाता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में कहा जाता है हिंदुस्तान के इतिहास में कि उसका पूरा का पूरा समय गोल्डन पीरियड था, स्वर्ण युग था। उसका कारण जानते हैं क्या? दो गंभीर बातें हैं जो समझिए। चंद्रगुप्त का समय सबसे अच्छा समय माना जाता है। क्यों? क्योंकि उस पूरे पीरियड में हिंदुस्तान के लोगों पर टैक्स सबसे कम था। चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था, उसका नाम था चाणक्य। चाणक्य की एक पॉलिसी थी। चाणक्य बहुत बड़ा अर्थशास्त्री था, कम लोग जानते हैं इस बात को। तो चाणक्य की क्या पॉलिसी थी अर्थशास्त्र की? दुर्भाग्य से हिंदुस्तान के नौजवानों को पढ़ाई नहीं जाती। वो रॉबिन्सन पढ़ाए जाते हैं, एडम स्मिथ पढ़ाए जाते हैं, फलाने डिमा के सब पढ़ते हैं, लेकिन चाणक्य कभी नहीं पढ़ाया जाता हिंदुस्तान के अर्थशास्त्र। सारे विदेशियों का इकोनॉमिक्स तो हम पढ़ते हैं, और उसको मैं अर्थशास्त्र नहीं कहता, अनर्थशास्त्र कहता हूं, जो विदेशियों का हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। चाणक्य जो सही में अर्थशास्त्री था उसको कोई नहीं पढ़ता और नहीं पढ़ाता, क्योंकि सिस्टम अंग्रेजों का दिया हुआ, सिलेबस उनका बनाया हुआ है। हम हैं हिंदुस्तानी, पढ़ते हैं स्मिथ के बारे में। स्मिथ हुआ होगा, मर गया होगा, मरा होगा, हमसे क्या लेना देना स्मिथ के बारे में हम पढ़ें? हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तानी अर्थशास्त्रियों के बारे में पढ़ना चाहिए, हमको पढ़ाना चाहिए, नहीं होता। तो चाणक्य का अर्थशास्त्र क्या कहता था? चाणक्य कहता था कि किसी भी समाज में कुल उत्पादन का 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और वो कहता था कि टैक्स का रेट जितना कम होगा रेवेन्यू कलेक्शन उतना ही बढ़ेगा। ये बात आप लागू करके देखिए कि टैक्स की दर जितनी कम होती है टैक्स की अर्निंग उतनी ही बढ़ जाती है। हिंदुस्तान में ही देख लीजिए, 97% वाला जब इनकम टैक्स लगता था तो टैक्स कलेक्शन होता था मुश्किल से 1000 करोड़, 500 करोड़। अब वो 97% वाला घटा के 30% कर दिया है, तो अब टैक्स कलेक्शन है इनकम टैक्स में 20,000 करोड़। देख लीजिए आप, कितना बड़ा अर्थशास्त्री था चाणक्य, उसका सत्य सिद्ध कर लीजिए आप। हिंदुस्तान में एक मुख्यमंत्री हुआ जम्मू कश्मीर में, उसका नाम था गुलाम बख्शी। एक बार उसने चाणक्य का अर्थशास्त्र पढ़ के अपने राज्य में लागू किया। उसने क्या किया कि टैक्सेशन का रेट बहुत कम कर दिया और एक फ्लैट रेट कर दिया टैक्स का 10%। उस जमाने में भी जम्मू कश्मीर में 30% के आसपास टैक्स रेट था, उसको भी घटा दिया, 10% कर दिया। बहुत लोगों ने उसकी आलोचना की और कहते थे कि ये डुबो देगा, बर्बाद कर देगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। 1 साल तक उसने कहा कि इसको चालू रखूंगा मैं, कम से कम एक एक्सपेरिमेंट करके तो देखूं। चाणक्य अगर कहता था तो उसका सत्य कितना है ये अंदाजा तो मुझे लगे। तो जैसे ही उसने 30% से 10% किया, जानते हैं उसका रेवेन्यू कलेक्शन कितना बढ़ गया? 300 टाइम्स। जितना वो रेवेन्यू कलेक्ट करता था 30% के टैक्स रेट पर, उससे 300 गुना ज्यादा रेवेन्यू उसने कलेक्ट किया 10% के रेट पर। और वो 10% से अगर 5% कर दिया होता तो शायद 400 टाइम्स हो जाता। तो चाणक्य से बड़ा अर्थशास्त्री दुनिया में कौन होगा? तो इसलिए चंद्रगुप्त का समय गोल्डन पीरियड माना जाता है। और एक दूसरा कारण और था कि चंद्रगुप्त के समय में न्याय बहुत जल्दी मिलता था, देर नहीं लगती थी न्याय मिलने में। तो कितनी जल्दी न्याय मिलता था और कैसी थी न्याय व्यवस्था हिंदुस्तान की, उसका अंदाजा लगाइए। एक बार चंद्रगुप्त के राज्य में 2 महिलाओं में झगड़ा हो गया। झगड़ा किस बात का हुआ? एक बच्चा था, 2 महिलाएं थी। एक महिला कहती थी मेरा बेटा, दूसरी महिला कहती थी मेरा बेटा। यह मुकदमा राजा के दरबार में गया। चंद्रगुप्त ने अपनी जुडिशियल काउंसिल बुलाई और जुडिशियल काउंसिल के सामने यह मुकदमा पेश हुआ। उस जमाने में क्या होता था? वकील नहीं होते थे, हर व्यक्ति को अपना मुकदमा पेश करना होता था। वादी खुद अपनी बात कहता था, प्रतिवादी अपनी बात कहता था। यह वकीलों का सिस्टम तो अंग्रेज लेकर आए इस देश में हिंदुस्तान के लोगों की जेब काटने के लिए। आप जरा सोचिए कि मुकदमा आपको लड़ना, वकील क्या करेगा? अन्याय आपके साथ हुआ, वकील क्या करेगा? आपको चूसेगा जोंक की तरह से। यह अंग्रेजों की व्यवस्था है। हिंदुस्तानी न्याय व्यवस्था में वकील की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? ऐसा माना जाता है कि वकील इंटरप्रिटेशन करता। और मैं आपको मेरा उदाहरण दे दूं।
मेरे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में इतने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस लगे हुए हैं कि एक भी वकील मेरे साथ आता नहीं। वो कहता है कि राजीव भाई आप जितना अच्छा इंटरप्रिटेशन कर सकते हो हम कभी नहीं कर सकते उसको कोर्ट में। और एक बार मुझे खुद कहा कोर्ट में एक न्यायाधीश ने, मैं उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि ये पब्लिक मीटिंग है, उन्होंने कहा कि तुम क्या बेवकूफी के काम कर रहे हो, तुम पहले किसी वकील को समझाओगे, अपना पूरा केस बताओगे, हो सकता है 50% समझ में आए, हो सकता है 25% उसको समझ में आए, फिर वो मुझको समझाएगा, तो तुम सीधा मुझको क्यों नहीं समझा देते अपना केस? ये बिचारियां कहां से ला रहे हो? मैंने कहा बात बिल्कुल सही है, हम यही तो कर रहे हैं, हम सीधे हमारा केस क्यों नहीं समझा सकते कोर्ट में जाके? काहे तो ये वकीलों की दलाली बीच में है। और महात्मा गांधी इस प्रोफेशन को सबसे घटिया मानते थे, सबसे रद्दी मानते थे। वो कहते थे कि हिंदुस्तान में वकीलों की जमात जल्दी जल्दी खत्म कर दी जाए उतना ही अच्छा देश के लिए, क्योंकि ये सिर्फ कुछ नहीं करते, दलाली खाते हैं और फिर क्या करते हैं, अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करते हैं, सत्य को गलत सिद्ध कर देते हैं, गलत को सत्य सिद्ध कर देते हैं अपने स्वार्थ के लिए। अब बताइए कि जो आदमी सही को गलत और गलत को सही सिद्ध कर रहा है वो आपको न्याय कैसे दिलवा सकता है? वो तो धंधा कर रहा है अपना। और हम फंस गए हैं ऐसे चंगुलों में। पहले तो मैं कहता था कि अंग्रेजी लूटने वाले थे, फिर ये अंग्रेज एक और जमात खड़ी कर गए हमको लूटने के लिए। तो चंद्रगुप्त के जमाने में न वादी की जरूरत होती, न वकील की जरूरत होती, वादी अपनी बात कहता था, प्रतिवादी अपनी बात कहता था। और वही न्याय की सबसे अच्छी व्यवस्था है, ये जान लीजिए। जिस व्यक्ति को न्याय चाहिए और जिसके ऊपर अन्याय हुआ है वो जितने अच्छे से अपनी बात कह सकता है उतने अच्छे से कोई दूसरा वकील नहीं कह सकता। जिसके ऊपर अन्याय हुआ है, जो दर्द उसके दिल में होगा अपनी बात कहने के लिए, वो कभी वकील नहीं कहेगा। ठंडे दिल दिमाग से वो कहता रहेगा, जैसे रोबोट मशीन होती है। आदमी के रिश्ते रोबोट मशीन जैसे नहीं होते हैं, उसमें संवेदनाएं होती हैं, गर्माहट होती है। लेकिन हिंदुस्तान का सत्यानाश किया अंग्रेजों ने ये वकीलों की जमात खड़ी करके। और वो वकीलों की जमात क्यों खड़ी की? क्योंकि उनको अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन कराने थे। तो वो आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी की व्यवस्था ऐसी है जो खून पीती है हमारा, कभी न्याय नहीं मिलता। और ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि आप समझिए कि हिंदुस्तानी न्याय पद्धति कैसी थी, कितनी मजबूत थी। तो जब दो महिलाओं को खड़ा कर दिया कोर्ट में, राजा ने कहा कि तुम सिद्ध करो कि ये बच्चा तुम्हारा। एक महिला खड़ी हो गई, उसने सिद्ध कर दिया बच्चा उसका। फिर दूसरी महिला को कहा कि अब तुम सिद्ध कर दो कि ये बच्चा तुम्हारा। दूसरी भी खड़ी हो गई, उसने भी सिद्ध कर दिया। राजा धर्म संकट में पड़ गया कि दोनों कहती हैं कि बच्चा उसका है, सच्चाई क्या है? असली मां कौन है, नकली मां कौन है? तो असली मां और नकली मां का पता लगाने के लिए उसने क्या किया, एक तलवार मंगाई और कहा कि बच्चे को आधा आधा काट दो, आधा एक मां को दे दो, आधा दूसरी मां को दे दो। तो जैसे ही बच्चे को काटने के लिए उसने तलवार उठाई, वैसे ही असली मां खड़ी हो गई और उसने कहा नहीं नहीं, बच्चे को काटो मत, चाहो तो पूरा का पूरा दूसरी मां को दे दो, कम से कम जिंदा तो रहेगा। राजा समझ गया कि असली मां अपनी आंखों के सामने किसी बच्चे को कटता हुआ नहीं देख सकती। तो उसने क्या किया, नकली मां से बच्चा छीनकर असली मां को दे दिया और इस पूरे मुकदमे का फैसला 3 मिनट के अंदर हो गया। अब आप इसी मुकदमे को लेकर चले जाइए सुप्रीम कोर्ट में, या चले जाइए हाई कोर्ट में, या चले जाइए लोअर कोर्ट में, तो मैं आपको यह कह सकता हूं कि कम से कम 20 साल लग जाएंगे। यह तय नहीं हो पाएगा कि कौन असली मां है, कौन नकली मां है। और हो सकता है असली मां भी मर जाए, नकली मां भी मर जाए, मुकदमा चलता रहेगा। तो आप अंदाजा करिए कि जब अंग्रेज नहीं थे तो हमारी न्याय पद्धति कैसी थी। 3 मिनट के अंदर न्याय मिलता था। और आप एक दूसरी बात भी जानते हैं, अगर आपको समय पर न्याय नहीं मिलता तो आपके साथ अन्याय हो रहा है। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। और हिंदुस्तान के सभी कोर्ट्स में इस समय 3 करोड़ से ज्यादा मुकदमे पेंडिंग हैं जिनमें न्याय नहीं हो पा रहा। 3 करोड़। और वो 3 करोड़ मुकदमे अगर पेंडिंग है तो हिंदुस्तान के 3 करोड़ परिवारों को न्याय की उम्मीद है। पता नहीं कितने साल से पेंडिंग है और वो बेचारे न्याय की उम्मीद में कब इस दुनिया से चले जाएंगे, पता नहीं कब उनको न्याय मिलेगा। ये अंग्रेजों की न्याय पद्धति,
ये न्याय नहीं करती, अन्याय करती। और इस पद्धति में क्या होता है, एक बात ध्यान से सुनिए, न्याय एक अलग चीज है, कानून के आधार पर फैसला एक दूसरी चीज है। हिंदुस्तान के जितने न्यायालय हैं उन सभी न्यायालयों में न्याय नहीं होता, कानून के आधार पर फैसले होते हैं। मैं जब भी जाता हूं, हम तो अक्सर जाते रहते हैं कोर्ट्स में, हमेशा मुझे एक ही बात सुनाई देती है कि यहां पर कानून के आधार पर फैसले किए जाते हैं, और अगर कानून गलत है तो फैसले गलत होंगे, और अगर कानून गलत है तो फैसले गलत होंगे। तो न्याय कहां मिला मुझे? अन्याय ही हुआ मेरे ऊपर। तो जिन स्थानों पर कानून के आधार पर फैसले होते हो, न्याय नहीं मिलता हो, उन स्थानों को हम न्यायालय कैसे कहें? कैसे कह सकते हैं कि हम ये न्यायालय हैं? हम उनको कायदालय तो कह सकते हैं, कानूनालय तो कह सकते हैं, वो न्यायालय कहते हैं। हर जगह लिखा रहता है जिला सत्र न्यायालय, फलाना न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। न्यायालय है कहां वो? न्याय मिल क्या रहा है मुझे? मेरे तो मुकदमे में कानून के आधार पर फैसला हो रहा है। जरूरी नहीं है कि वो कानून सही ही हो, और अगर कानून गलत है तो अन्याय होगा मेरे साथ। तो उनको हम न्यायालय क्यों कहें? इनका नाम बदल देना चाहिए, सबका कायदालय कर देना चाहिए, कानूनालय कर देना चाहिए। कैसे मानूं कि न्याय मिलेगा मुझे? और न्याय इसलिए नहीं मिलेगा कि कानून गलत है। कानून गलत कैसे है? मैं आपको एक उदाहरण दूं। हिंदुस्तान में एक कानून है। क्या कानून है? जन्म लेने से पहले किसी बच्चे को मारिए तो एबॉर्शन, और जन्म लेने के बाद मारिए तो हत्या। देखिए जरा, जन्म लेने के पहले किसी बच्चे को मार दिया जाए तो वो है एबॉर्शन, मात्र गर्भपात, और जन्म लेने के बाद मारा जाए तो वो है हत्या। हत्या करने वाले को जेल होती है, एबॉर्शन कराने वाले को डॉक्टरी का दर्जा मिलता है। वो डॉक्टर है, वो हत्यारा नहीं है क्या? और ये अधिकार उसको किसने दिया है कि वो एक आने वाले जीव की हत्या करे? आप तो जानते हैं, भ्रूण जैसे ही 1-1.5 महीने का होता है उसमें जान पड़ जाती है। सारे डॉक्टर्स कहते हैं इस बात को। तो वो एक जीवित बच्चा है। ये एक अलग बात है कि वो जीवन से थोड़ा बाहर है, अंदर है कहीं, तो उसको हम मार दें तो वो एबॉर्शन होगा, और बाहर आ जाए तब मारे तो हत्या होगी। हत्या करेंगे तो फांसी हो जाएगी, एबॉर्शन कराएंगे तो डिग्री मिलती है डॉक्टरी की, क्लिनिक चलता है, धंधा चलता है, एबॉर्शन कराने वालों का धंधा चलता है, हत्या करने वालों को जेल मिलती है। कौन सा कानून है ये? न्याय कहां मिल रहा है इसमें? ऐसे ये कानून है इस देश में कि 16 साल से ऊपर की गाय है, 16 साल से ऊपर का बैल है, तो उसको काट देना चाहिए, कत्ल कर देना चाहिए, क्योंकि कानून है। क्यों कर देना चाहिए? तो कानून बनाने वालों ने तर्क ये दिया कि 16 साल से ऊपर की गाय और बैल जो होती है वो बूढ़ी हो जाती है, तो बूढ़ी हो जाती है तो सिर्फ चारा खाती है, दूध नहीं देती, किसी काम की नहीं होती, इसलिए उसको काट देना चाहिए। तो ये तर्क तो यहां भी लागू होता है कि 60 साल से ऊपर के मां बाप किसी काम के नहीं होते, उनको भी काट देना चाहिए। फिर तो तर्क की को तो सीमा नहीं होती ना। जो तर्क एक जगह लागू हो रहा है वो दूसरी जगह भी हो सकता है। तो क्या हम यह तर्क मान लेंगे कि हमारे मां बाप क्योंकि बूढ़े हो गए इसलिए उनका कत्ल कर देना चाहिए, किसी काम के नहीं है? गाय को तो हम मां मानते हैं ना, क्योंकि पोषण करती है हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों का, तो उसको हम कत्ल करवाने को तैयार हैं क्योंकि वो 16 साल से ऊपर की हो गई है। कानून है, इसमें न्याय कहां है? और जहां सिर्फ कानून है, न्याय नहीं है, वो समाज सबसे ज्यादा अन्याय बर्दाश्त करने वाला है। और वही अन्याय आज हर व्यक्ति पर हो रहा है। पूछिए, जो लोग कोर्ट और कचहरी के चक्कर में फंस जाते हैं, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। सबसे बड़ा अन्याय है लोगों के ऊपर कि एक बार अगर कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गया तो जिंदगी चली जाएगी, उसकी खेत बिक जाएगा, उसके घर बिक जाएंगे, उसके गहने बिक जाएंगे, और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि घर बेचकर, गहने बेचकर, खेत बेचकर उसको न्याय मिल ही जाएगा। कोई गारंटी नहीं है इसकी। हिंदुस्तान के लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ों लोग, गांव में रहने वाले बेचारे सीधे साधे लोग ऐसे ही बर्बाद हो रहे हैं इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में, ऐसे ही बर्बाद हो रहे हैं। न्याय कहां मिल रहा है? हिंदुस्तान की आजादी के सपने का क्या हुआ है फिर?
और न्याय तभी मिलेगा हिंदुस्तान में जब आईपीसी खत्म किया जाएगा। न्याय तभी मिलेगा जब ये सीआरपीसी खत्म किया जाएगा। न्याय तभी मिलेगा जब सीपीसी खत्म किया जाएगा। तो कुछ लोग ये कहेंगे कि आईपीसी खत्म हो जाएगा, सीआरपीसी खत्म हो जाएगा, सीपीसी खत्म हो जाएगा। तब क्या होगा? जब आईपीसी नहीं था, सीआरपीसी नहीं था, सीपीसी नहीं था, तब क्या होता था? हमारे पास बहुत सारी व्यवस्थाएं हम बना लेंगे अपनी, और इतनी बुद्धि तो है ही हमारे पास कि हम हमारी व्यवस्था बना सकते हैं और चला सकते हैं। हिंदुस्तान के लोग इतने बुद्धिशाली हैं, कोर्ट उनको मरवा देता है। कई बार क्या होता है, दो पार्टियां झगड़ा अगर करती हैं, सुलह करने को तैयार है, वकील सुलह नहीं होने देता क्योंकि फीस नहीं मिलेगी उसको। कई बार ऐसा होता है। हिंदुस्तान की सरकार ने मैट्रिमोनियल केसेस के लिए कोर्ट खोल दिए हैं। मियां बीवी में कभी कभी झगड़ा हो जाता, होते ही रहते हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि कई बार विचारों का मेल नहीं होता तो ठीक ही है, थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता। लेकिन वो मैट्रिमोनियल केसेस में हमेशा तलाक तक नौबत ले जाके पहुंचा देते हैं। वो आपस में बेचारे मिल बैठ के कभी कोई सुलह कर सकते हैं, तलाक तक पहुंच जाती है नौबत। जब से हिंदुस्तान में ये केसेस हुए हैं, मुझे तो तलाक की संख्या सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं इस देश में। जब ये नहीं था तब इस देश में कम से कम तलाक तो नहीं हुआ करते। कस्तूरबा और महात्मा गांधी का जितना झगड़ा होता था आप कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन कभी तलाक तक नौबत नहीं पहुंची। कस्तूरबा और गांधी जी के विचारों में बहुत जमीन आसमान का फर्क था, बहुत कम लोग ये बात जानते हैं। गांधी जी ने बहुत ईमानदारी से ये बात लिखी है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में। गांधी जी कुछ मायनों में बहुत ईमानदार थे, जीवन के अंदर जो कुछ है उसको लिख दिया उन्होंने कहा कि मेरे और उसके विचार में बहुत ज्यादा मतभेद है, लेकिन कभी तलाक तक नौबत नहीं पहुंची। आज तो हम देखते हैं। तो ये अन्याय की व्यवस्था है, न्याय की नहीं है। और इसके 1001 उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। इसलिए हमको एक दूसरा काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि अगर इस समाज से करप्शन खत्म करना है तो इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, तमाम टैक्सेशन के डिपार्टमेंट बंद कराने पड़ेंगे, ये कानून रद्द कराने पड़ेंगे। और हिंदुस्तान के समाज से अन्याय खत्म करना है तो आपको ये न्याय की पद्धति रद्द करवानी पड़ेगी जो अंग्रेजों के जमाने की चल रही है।